हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फ्रेनल क्लास डिफ्रैक्शन, और उस फ्रेनल क्लास डिफ्रैक्शन में फ्रेनल विवर्तन में मैं आपको टॉपिक चल रहा था अपना बच्चों वृत्ताकार द्वारक के द्वारा विवर्तन। और वृत्ताकार द्वारक के द्वारा विवर्तन में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे जहां अपन को क्या करना है, डिफ्रैक्शन ज्ञात करना है या इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। कौन कौन से पॉइंट बताए थे? एक बताया था अक्षीय बिंदु P, एक अनाक्षीय बिंदु P डैश, और एक जो अपना क्या था बच्चों, प्रकाशमान भाग से परे तीव्रता का मान ज्ञात करना, किसी बिंदु P डबल डैश पर तीव्रता का मान ज्ञात करना। यहाँ आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे बच्चों वृत्ताकार अवरोधक या डिस्क के द्वारा विवर्तन। वृत्ताकार द्वारक या द्वारक तो पहले था, द्वारक और अवरोधक या डिस्क में आप अंतर समझ लेना। द्वारक ये होता है बच्चों इस तरह से, कैसा, जैसे ये वाला क्या हो गया, मैं आपको बताऊं, इस तरह से ये क्या बन गया बच्चों, द्वारक बन गया। इसमें से प्रकाश निकल सकता है, इसमें से क्या निकल सकता है, प्रकाश द्वार के रूप में बन गया। तो ये प्रकाश निकालेगा तो ये क्या बन गया, द्वारक। और अवरोधक क्या होगा बच्चों, जैसे ये है, यहाँ प्रकाश आपतित करूंगा मैं, इंटेंस करूंगा, तो ये वाला क्या है बच्चों, इस स्थिति में ये अवरोधक है या डिस्क है, या डिस्क आप समझते हो, ठीक है। तो अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे वृत्ताकार अवरोधक या अवरोध या डिस्क के द्वारा विवर्तन। फ्रेनल क्लास डिफ्रैक्शन है बच्चों। फ्रेनल क्लास डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो स्रोत है उस स्रोत की विवर्तक से दूरी और पर्दे से दूरी कैसी होती है, सीमित होती है। तो यहाँ स्रोत की विवर्तक से दूरी और पर्दे से दूरी क्या है, सीमित है, फ्रेनल क्लास डिफ्रैक्शन है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एस कोई क्या लिया है, एस कोई एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, और इस एस एक वर्णी प्रकाश स्रोत से क्या हो रहा है बच्चों, कोई तरंगाग्र डब्ल्यू डैश लैम्डा तरंग दैर्घ्य का कोई तरंगाग्र डब्ल्यू डैश लैम्डा तरंग दैर्घ्य का तरंगाग्र क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। इस एस से स्मॉल ए दूरी पर अपन ने क्या लिया है बच्चों, स्मॉल ए दूरी पर मैंने कोई वृत्ताकार अवरोधक या डिस्क ली है एवी नाम से, ठीक है। और बच्चों इस वृत्ताकार अवरोधक या डिस्क से स्मॉल वी दूरी पर क्या लिया है, कोई पर्दा एमएन रखा है, कोई स्क्रीन ली है एमएन। क्लियर? इसके बाद अपन क्या करते हैं बच्चों, ये पर्दा और जो अवरोधक है, ये पर्दा और अवरोधक कैसे रखे हुए हैं, पर्दा व अवरोधक एक दूसरे के समांतर एवं कागज के तल के लंबवत, एक दूसरे के समांतर एवं कागज के तल के लंबवत लिए गए हैं या रखे गए हैं। जैसे कागज का तल ये है तो इस पर लंबवत इस तरह से परपेंडिकुलर ये लिए गए। जैसे ये मैंने क्या रखा, अवरोधक रखा, और इधर ये क्या है, पर्दा, एक दूसरे के पैरेलल हो गए, और जो कागज का प्लेन है, तल है, उसके क्या हो गए, परपेंडिकुलर, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है बच्चों, रखे गए हैं। बच्चों इस स्मॉल वी दूरी पर जो पर्दा रखा है अपन ने, ये पर्दा किसके बच्चों, इस डिस्क के पीछे रखा है। डिस्क पे पर्दा दोनों एक दूसरे के समांतर और कागज के तल के लंबवत है। चूंकि प्रकाश कैसे गमन करता है अपन जानते हैं, प्रकाश सरल रेखीय, प्रकाश के सरल रेखीय या ऋजु रेखीय संचरण के कारण क्या होगा बच्चों, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ये द्वारक या अवरोधक है। तो इससे एस ए डैश जो आएगा और एस बी डैश बच्चों, ए वी तो ये छायांकित भाग होगा, इधर इतने प्रकाश को तो ये रोक लेगा। देखना जैसे इतना है बच्चों, ये इतना बड़ा अपना क्या है, द्वारक है, तो अवरोधक है, तो ये इतने को तो प्रकाश यहीं रोक लिया। इससे ऊपर से प्रकाश जाएगा और इससे नीचे से प्रकाश जाएगा, ठीक है। तो सरल रेखीय संचरण के कारण आप देखोगे कि पर्दा का भाग ए डैश बी डैश
कैसा होना चाहिए बच्चों? भाग ए डैश बी डैश पूर्ण अंधकार में, या पूर्ण अंधकार में, या अंधेरा, या मैं कह सकता हूं छायांकित होना चाहिए, छाया होनी चाहिए यहां पर, ठीक है। और बच्चों ए डैश से ऊपर एवं वी डैश से नीचे क्या होना चाहिए? एक समान तीव्रता का प्रकाश होना चाहिए, एक समान तीव्रता का प्रकाश होना चाहिए। यानी जो भाग ए डैश बी डैश है बच्चों, ये छायांकित होना चाहिए, अंधकार में होना चाहिए, क्योंकि इसके सामने कोई डिस्क या अवरोधक रखा हुआ है। तो उस डिस्क या अवरोधक के कारण क्या होगा बच्चों? उस डिस्क या अवरोधक के कारण यहाँ प्रकाश नहीं पहुंचेगा और प्रकाश यहाँ रुक जाएगा। तो पर्दे के इसके सामने वाले भाग यानी ए डैश बी डैश में क्या होगा? छायांकित भाग होगा। और ए डैश से ऊपर और बी डैश से नीचे क्या होना चाहिए बच्चों? इससे नीचे, बी डैश से नीचे और ए डैश से ऊपर इक्वल इंटेंसिटी का लाइट या प्रकाश होना चाहिए। क्लियर? लेकिन ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। क्यों? लेकिन यदि अवरोधक अथवा डिस्क का क्षेत्रफल माना कि आकार बहुत छोटा है। कितना छोटा? तरंग दैर्घ्य की कोटि का क्षेत्रफल बहुत कम है, तो इस स्थिति में ऐसा नहीं होता है। और कैसा होता है? इस स्थिति में जो स्रोत के सामने का जो अक्षीय बिंदु P है, इस स्थिति में पर्दे का अक्षीय बिंदु P दीप्त या प्रदीप्त या चमकीला होता है हमेशा ही। ऐसा नहीं है कि किसी स्थिति में चमकीला हो, किसी में क्या हो, काला। यदि द्वारक या अवरोधक का आकार या क्षेत्रफल बहुत कम है, तो इस स्थिति में पर्दे का अक्षीय बिंदु P हमेशा दीप्त, प्रदीप्त या चमकीला होता है तथा इसके एकांतर क्रम में क्या होती है बच्चों? इसके एकांतर क्रम में अदीप्त एवं दीप्त वलय प्राप्त होती है। और जो भाग ए डैश बी डैश है उससे बाहर जाएं तो वहां इन वलयों की क्या होती है? तीव्रता, इंटेंसिटी और भी बढ़ जाती है। यानी इस क्षेत्रफल से बाहर, ए डैश बी डैश से बाहर अधिक तीव्रता की दीप्त अदीप्त वलय ये प्राप्त होती हैं। यानी ज्यामितीय छाया के बाहर अधिक चमकीली वलय दिखाई देती हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं कि ज्यामितीय छाया के बाहर अधिक तीव्रता की वलय दिखाई देती हैं। यानी बच्चों मैं कह रहा हूं कि होना क्या चाहिए, सबसे पहले मैं एक बार फिर बता दूं इसको। यहां पर अपन ने इसकी बनावट की बात करें तो बनावट में एस कोई एक बनी प्रकाश स्रोत लिया है जिससे लैम्बडा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। बच्चों डब्ल्यू डैश कोई तरंगाग्र इसके सामने रखे अवरोधक पर आपतित हो रहा है, इंक्लिनेशन हो रहा है इस तरंगाग्र का। ए डैश बी डैश बहुत सूक्ष्म आकार का, बहुत छोटी साइज का कोई अवरोधक है, कोई डिस्क है जिसकी त्रिज्या माना कि स्मॉल आर है। माना कि इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है बच्चों। और एक बात और बता दूं कि एस से जो इसका अक्षीय बिंदु पर्दे पर बिंदु P के रूप में पहुंच रहा है, और ये जिस जगह इस अर्धावर्ती कटिबंध जिस जगह इस तरंगाग्र को काट रहा है, ये कौन सा जो SP किरण है
अक्षीय बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंग इस WW डैश तरंगाग्र को जिस जगह क्रॉस कर रही है, ये अपन ने मान लिया इसका क्या बच्चों, ध्रुव बिंदु। ध्रुव बिंदु O है, अक्षीय बिंदु के सापेक्ष इसका ध्रुव बिंदु क्या है बच्चों, O। ठीक है। इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि A डैश, A और V जो मैंने क्या लिया है, डिस्क लिए, अवरोधक लिए, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। इसके सामने का भाग पर्दे पर क्या होगा, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, रेखीय संचरण करता है, इसलिए इसके सामने प्रकाश नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये प्रकाश को रोक लेगा। और बच्चों जो पर्दे का भाग है A डैश B डैश, ये पर्दे का A डैश B डैश भाग कैसा होना चाहिए, पूर्ण अंधकार में होना चाहिए या पूर्ण छायांकित भाग होना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ 3 बिंदुओं पर तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है वही। तो पहला बिंदु तो अक्षीय बिंदु P है। दूसरा बिंदु बच्चों इस छायांकित भाग में, इस अंधकार में भाग A डैश B डैश में ही कोई अनाक्षीय बिंदु P डैश लिया है मैंने। कौन सा, कोई अनाक्षीय बिंदु P डैश। प्रकाश स्रोत S से चलने वाली तरंग P डैश पर पहुंचती है और जिस जगह पर ये इस WW डैश तरंगाग्र को काटती है, ये वाला मैंने मान लिया क्या बच्चों, O डैश इसका ध्रुव मान लिया इस तरंग के सापेक्ष। और तीसरे बिंदु पर अपन तीव्रता ज्ञात करेंगे इसमें बच्चों, इस छायांकित भाग A डैश B डैश से परे किसी अन्य बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात। अन्य बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए आप चाहो तो A डैश से ऊपर कहीं भी और B डैश से नीचे कहीं भी आप कोई बिंदु ले सकते हो। मैंने यहाँ पर A डैश से ऊपर कोई P डबल डैश बिंदु लिया है। यहाँ अपन को क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों P डबल डैश पर तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए अपन देख रहे हैं कि ये तरंगाग्र को जिस जगह ये किरण काट रही है, ये वाला बिंदु मैंने कौन सा ले लिया, इसका ध्रुव O डबल डैश ले लिया। इसका ये क्या मान लिया मैंने, ध्रुव बिंदु O डबल डैश मान लिया। यहाँ बच्चों A V जो अपन ने लिया है डिस्क या अवरोधक, इस डिस्क या अवरोधक की स्रोत से दूरी कितनी ली है, स्मॉल a ली है। और इस पर्दे Mn की स्रोत पर्दा Mn की अवरोधक से दूरी या डिस्क से दूरी कितनी है बच्चों, स्मॉल b के बराबर है। ये 3, पहला अक्षीय बिंदु P है, कोई अनाक्षीय बिंदु छायांकित भाग में P डैश है और छायांकित भाग से परे कोई अन्य बिंदु P डबल डैश है। पर्दा पर अपन ने ये 3 बिंदु लिए हैं बच्चों। ठीक है। A और B के सामने वाले बिंदु A डैश B डैश छायांकित हैं। यहाँ बच्चों पर्दा और जो डिस्क है, अवरोधक है, ये एक दूसरे के कैसे रखे जाते हैं बच्चों, एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। और कागज के तल के कैसे होते हैं बच्चों, ये लंबवत होते हैं। प्रकाश के सरल रेखीय संचरण के कारण पर्दा का भाग A डैश B डैश पूर्ण अंधकार में होना चाहिए, छायांकित होना चाहिए और A डैश से ऊपर और B डैश से नीचे एक समान तीव्रता का प्रकाश पहुंचना चाहिए। साधारण वे में ऐसा ही होता है। लेकिन यदि इस डिस्क या अवरोधक का आकार, यदि इस डिस्क या अवरोधक का आकार क्या है बच्चों, बहुत छोटा है, तो उस स्थिति में ऐसा नहीं होता। उस स्थिति में क्या होता है बच्चों, विवर्तन की घटना होती है। तो जब डिस्क या अवरोधक का आकार बहुत छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, तरंग दैर्घ्य की कोटि का होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है बच्चों, उस स्थिति में ये A डैश B डैश भाग कैसा होता है, छायांकित नहीं होता है, अंधकार में नहीं होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें बलें प्राप्त होती हैं। और इसका अक्षीय बिंदु P हमेशा, जब इसका जो आकार है बहुत छोटा होता है, क्षेत्रफल बहुत कम होता है, तो अक्षीय बिंदु P हमेशा कैसा होता है, ब्राइट होता है, चमकीला होता है, दीप्त होता है। और इस अक्षीय बिंदु P के चारों ओर एकांतर क्रम में अदीप्त दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त दीप्त इस तरह से बलें प्राप्त होती हैं। यानी एकांतर क्रम में ये देखिए आप P बिंदु कैसा दीप्त है, तो फिर इसके चारों ओर कैसी अदीप्त बलें बनेगी। फिर बच्चों अदीप्त के ये चमकीला, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, इस तरह से बलें प्राप्त होती हैं। और इस A डैश B डैश यानी इस ज्यामितीय छायांकित जो भाग है, इससे परे बात की जाए, इससे बाहर बात की जाए, तो अधिक तीव्रता की बलें दिखाई देती हैं। ये क्या है बच्चों, इसकी बनावट है। अब अपन बात करेंगे बच्चों वृत्ताकार अवरोधक डिस्क या डिस्क के द्वारा विवर्तन में
3 पॉइंट पे तीव्रता ज्ञात करेंगे। पहला पॉइंट ज्ञात करेंगे अपन इसके अक्षीय बिंदु P पर तीव्रता का मान, दूसरा अनाक्षीय बिंदु P डैश पर तीव्रता का मान, और तीसरा पॉइंट ज्ञात करेंगे अपन बच्चों छायांकित भाग से परे किसी अन्य बिंदु P डबल डैश पर तीव्रता का मान। ठीक है, इस प्रकार से अपन इन पर तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो पहला है डिस्क के अक्षीय बिंदु P पर तीव्रता का मान। पहला है आपका डिस्क या अवरोधक भी कह सकते हो, अक्षीय बिंदु P पर तीव्रता। अक्षीय बिंदु P पर बच्चों तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अक्षीय बिंदु P पर तीव्रता मैंने बताया, अक्षीय बिंदु P सबसे पहली बात तो इसमें वृत्ताकार अवरोधक की बात कर रहे हैं अपन, डिस्क की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अवरोधक या डिस्क का अक्षीय बिंदु P कैसा होता है? अक्षीय बिंदु P हमेशा दीप्त होता है। पहले बता चुका हूं मैं, तो आप क्या बता रहे हो सर? पहले बता चुके हो, अब मैं ये बता रहा हूं कि हमेशा दीप्त क्यों होता है। बच्चों ये हमेशा दीप्त तब होगा जब विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो रहा हो। कहीं आप कहो कि सर हमने तो घर पे देखा एक वृत्ताकार डिस्क लिए, उसके सामने अपन ने प्रकाश स्रोत रखा, इस तरह से हमने रखा तो वो तो छायांकित भाग प्राप्त हो रहा था, हमेशा दीप्त बिंदु प्राप्त हुआ ही नहीं। तो मैंने पहले कंडीशन बता दी है बच्चों की ये जो अवरोधक वृत्ताकार अवरोधक लिया है इसका आकार इतना सूक्ष्म होना चाहिए, कितना तरंग दैर्घ्य की कोटि का, बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। केवल उसी स्थिति में ये विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा, अन्यथा प्रकाश सरल रेखीय संचरण करता है और उस स्थिति में क्या होगा, इसके सामने छायांकित भाग। अब आप कहोगे सर इसका अपन जब ऐसे प्रकाश डालते हैं तो साइज का फर्क पड़ता है, प्रकाश स्रोत को इसके नजदीक लाते हैं तो साइज अलग होती है, दूर लाते हैं तो साइज अलग होती है। बेटा वो इससे प्रकाश जो गमन करता है उसकी जो तरंग दैर्घ्य हैं, उसकी जो तरंगे हैं, वो तरंगे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाओगे तो उस स्थिति में वो तरंगे दूर जाने के कारण इस तरह से निकलती जाती हैं। ठीक है, और जब आप नजदीक लाओगे तो फिर उनका फैलाव ऐसे होता जाता है, इसलिए होता है। अपन आते हैं वही कि बिंदु P दीप्त होता है हमेशा। क्यों होता है? क्योंकि इस स्थिति में जब इसका आकार बहुत कम होगा तो हमेशा इस पर क्या होगा, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा। आप कहोगे सर विवर्तन प्रतिरूप तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन विवर्तन प्रतिरूप में तो दीप्त या अदीप्त दोनों ही होने चाहिए, ये हमेशा ही दीप्त क्यों होता है? उसका कारण मैं बता रहा हूँ आपको कि बच्चों ये जो जो अपन ने डिस्क ली है या अवरोधक लिया है, क्या डिस्क या अवरोधक। हाँ एक बात और बता दूं कि बिंदु P हमेशा दीप्त होता है, लेकिन इसकी तीव्रता धीरे धीरे घटती जाती है। धीरे धीरे का मतलब मैं बताऊंगा इस डिस्क की साइज पर निर्भर होती है। बिंदु P की तीव्रता डिस्क या अवरोधक के आकार या क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। आकार या क्षेत्रफल बढ़ने पर बच्चों क्या होता जाता है, इसका तीव्रता घटती जाती है। ठीक है, डिस्क या अवरोधक का आकार क्या होना चाहिए बच्चों? बहुत छोटा होना चाहिए, लैम्बडा तरंग दैर्घ्य कोटि का होना चाहिए, तभी विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा। अब इसमें मैं लूं, माना कि डिस्क या अवरोधक का आकार बढ़ने पर, डिस्क या अवरोधक का आकार बढ़ने पर P की तीव्रता, अक्षीय बिंदु P की तीव्रता क्या होती है बच्चों? कम होती है, डाउन में जाएगी। जब आकार बढ़ेगा तो ये कम होती है। क्यों होती है इसको मैं आपको समझाऊं, या बिंदु P हमेशा दीप्त क्यों होता है ये समझें। इसके लिए अपन क्या माने कि जो अपन ने अवरोधक लिया है या जो
डिस्क के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू डैश तरंगाग्र को फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंधों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू डब्ल्यू डैश तरंगाग्र को फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंधों में विभाजित करते हैं। फ्रेनल विधि में अपन ने बताई थी अर्धावर्ती कटिबंधों में बांटने की या कटिबंधों की जांच करने के लिए अपन ने वो बनाई ली है जॉन प्लेट। ठीक है, तो बच्चों इसको अपन ने फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंधों में क्या विभाजित कर लिया। इसके बाद आप बात करते हैं यदि डिस्क का आकार या डिस्क का आकार का क्षेत्रफल इतना बड़ा है या इतना है कि वह प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध को ढक लेता है। इतना यदि डिस्क का क्षेत्रफल इतना है कि वह प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध को ढक लेता है, तो उस स्थिति में बच्चों पहले अर्धावर्ती कटिबंध को इसने ढक लिया तो पहला तो रुक जाएगा, तो बिंदु P पर आयाम क्या होगा बच्चों, पहला अर्धावर्ती कटिबंध रोक लिया इसने, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे इनके कारण जाएगा, तो बिंदु P पर परिणामी आयाम की बात करें तो बिंदु P पर परिणामी आयाम R बराबर क्या होगा, R2 के दूसरे के कारण जाएगा अर्धावर्ती कटिबंध के कारण R2, तीसरे के कारण R3, चौथे के कारण R4, R5, R6 डैश डैश इनके कारण पहुंचेगा। अच्छा, वहां परिणामी है जब अपन निकालते थे तो R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 इस तरह से था, लेकिन बच्चों फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंधों में मैंने बताया था कि R1 माइनस R2 प्लस R3 ये क्या दर्शा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि R1 और R2 एक दूसरे के विपरीत कलाम है। विपरीत को दर्शाने के लिए मैंने माइनस लगा दिया, माइनस दिखा रहा है कि ये पहले वाला जो R1 है उससे अपोजिट फेज में, फिर R2 से R3 अपोजिट में, फिर R2 माइनस R2 के सामने फिर माइनस लगा दिया तो प्लस R3 हो गया, फिर R3 से R4 भी अपोजिट में तो R3 के सामने लगा दिया माइनस हो गया। इस तरह से वो चेंज होते जाते हैं। अब पहला तो यहाँ रोक ही लिया तो R2 से पहुंच रहे हैं, तो R2 इसके अपोजिट में होगा R3, इसके अपोजिट में होगा R4, इसके अपोजिट में होगा R5, इसके अपोजिट में R6 डैश डैश डैश, इस तरह से ये होगा। बच्चों अपन जानते हैं कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, मैंने आपको बता दिया R1/2 प्लस R1/2 माइनस R2/2 माइनस R2/2 प्लस R3/2 प्लस R3, इस तरह अपन ने लिखा। फिर उस माध्य के रूप में लिखा तो अपन को फाइनली मान आया था R1/2 प्लस माइनस 1 की पावर n-1 Rn, इस तरह से आया था। ठीक है, तो बच्चों Rn लास्ट वाले n का आयाम तो बहुत कम था, यानी लगभग आयाम था R1/2 के बराबर, यही था, तो यानी पहले के आयाम के लगभग आधे के बराबर था। तो यहाँ भी मैं सीधा उसी से लिख रहा हूँ, और R का मान कितना होगा, लगभग बराबर होगा R2/2 के। इस स्थिति में इतना आयाम बिंदु P पर पहुंचेगा तो तीव्रता I कितनी होगी, I समानुपाती होगी R2²/4 के। इज इट क्लियर? इतना ये तीव्रता I R2²/4 के समानुपाती होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद अपन ले लेते हैं, माना कि डिस्क का क्षेत्रफल इतना है कि वे प्रथम 2 अर्धावर्ती कटिबंधों को ढक लेता है। शुरू के 2 अर्धावर्ती कटिबंधों को ढक लिया तो बिंदु P पर परिणामी आयाम अब कौन से पहुंचेगा, 2 तो R1 और R2 तो रोक ही लिए, R3 R4 R5 इनसे पहुंचेगा, यानी अब परिणामी आयाम R बराबर क्या होगा बच्चों, R बराबर होगा R3 माइनस R4 प्लस R5 माइनस 6 प्लस R7 डैश डैश डैश, और ये किसके बराबर होगा, R3/2 के। यानी इस स्थिति में R बराबर क्या होगा, R3²/4 समानुपाती होगा इसे। बच्चों अपन जानते हैं पहले अर्धावर्ती कटिबंध का आयाम R1 सबसे ज़्यादा होता है, R2 उससे कम, R3 उससे कम, R4 उससे कम, लगा धीरे धीरे ये आयाम घटता जाता है। ठीक है, nवें कटिबंध का आयाम सबसे कम होता है, अंतिम कटिबंध का आयाम। तो अपन ने देखा पहले कटिबंध को जब इसने ढका तो दूसरे के कारण पहुंच रहा था
तो उस जब केवल पहले को इसने ढका, केवल पहले अर्धावर्ती कटिबंध को ढका, तो उस स्थिति में तीव्रता कितनी थी बच्चों बिंदु P पर? जब केवल प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध ढका, इतना बड़ा क्षेत्रफल था इसका कि प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध ढक लिया, तो तीव्रता कितनी थी बिंदु P पर? P पर थी I/r²/4 के समानुपाती। सॉरी, तीव्रता थी I इज प्रोपोर्शनल टू r²/4। क्लियर? जब दो अर्धावर्ती कटिबंधों को इसने ढक लिया तो बिंदु P पर तीव्रता I समानुपाती r3²/4। जब तीन को ढक लिया बच्चों तो तीव्रता I समानुपाती r4²/4। बच्चों अपन जानते हैं R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R4 इज ग्रेटर देन डैश 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 होता है। तो आप देख रहे होंगे कि बिंदु P पर तीव्रता जब केवल एक ढका तो r²/4 के बराबर थी, तो ये सबसे अधिक तीव्रता होगी इस स्थिति में जब आकार इतना छोटा था। फिर ये धीरे धीरे घटती जाएगी, आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तीव्रता घटती जाएगी। तीव्रता तो घटेगी, लेकिन यदि आकार इतना बड़ा हो गया कि इसने सभी अर्धावर्ती कटिबंधों को ढक लिया, तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा? जब सभी अर्धावर्ती कटिबंधों को ढक लिया तो उस स्थिति में बिंदु P कैसा हो जाएगा बच्चों? उस स्थिति में बिंदु P अदीप्त हो जाएगा या काला बिंदु प्राप्त होगा। यानी जब इसका आकार बढ़ जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा? अधिक आकार होने पर तो अपन को पता है यहाँ विवर्तन प्रतिरूप ही प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि इसके आकार या इसका क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, बिंदु P की तीव्रता में क्या आती जाती है बच्चों? कमी आती जाती। हमेशा कहता होता है दीप्त होता है, चमकीला होता है, और उसका आकार बढ़ने के साथ साथ क्या होता जाता है बच्चों? तीव्रता कम होती जाती है। ये है अक्षीय बिंदु P पर तीव्रता का मान। अगली क्लास में अपन बच्चे पढ़ेंगे किसी अनाक्षीय बिंदु P डैश पर इसके अंधकार में भाग या छायांकित भाग के किसी अन्य बिंदु या अनाक्षीय बिंदु P डैश पर तीव्रता का मान ज्ञात करना। ये ज्ञात करेंगे बच्चों अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।